हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजिक्स क्लासरूम। इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप जेडब्ल्यू या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन तो 100% आते ही है। हम इस प्लेलिस्ट में सबसे पहले एक एक टॉपिक को कंसेप्चुअली डिस्कस करते जाएंगे और उस टॉपिक के रिलेटेड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज सॉल्व करते जाएंगे। हम उन्हीं एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। स्पेशली जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस में पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक के रिलेटेड या इस चैप्टर के ऊपर पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करते जाएंगे। उसी तरह नीट में पिछले 10 साल में किस टाइप के एमसीक्यूज इस चैप्टर के ऊपर पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। अगर आपको ये लगता है आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर आपको ये लगता है कि ये टॉपिक हमारा हो चुका है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो वहां पे एक टेस्ट जनरेट होगा जिसमें टोटल 10 एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इसी टॉपिक के ऊपर और मोस्ट ऑफ द जो भी एमसीक्यूज है वो थेरोटिकल है। सिर्फ ये टेस्ट जो भी है ये आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। अगर उस टेस्ट में आपका स्कोर 8+ आता है आउट ऑफ 10 तो इस टॉपिक को आपको रिवाइज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो चुका है। अगर उस टेस्ट में आपका स्कोर बिलो 8 आता है तो इस टॉपिक को आपको कंसेप्चुअली समझना होगा। ओके, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ये आपके एमसीक्यूज अच्छी तरह से सॉल्व होंगे। जब भी मैं स्टूडेंट से डिस्कस करता हूँ जो नीट या जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है। फिजिक्स के एमसीक्यूज उसे सॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते सर? क्योंकि हमारा कंसेप्ट जो भी है मेन वही क्लियर नहीं है। हम सीधा सीधा एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो जब नए टाइप के एमसीक्यूज आते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ कंसेप्ट्स हम वो एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आपके सभी कंसेप्ट क्लियर करके दूंगा। ओके, तो 1 बाय 1 चैप्टर हम यहाँ पे कंसिडर कर ले रहे हैं तो मैं आपके सभी कंसेप्ट क्लियर करके दूंगा और साथ ही साथ किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर फोकस करना है और उसको एनिमेशन के द्वारा समझना भी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का है सर, अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion along a straight line। अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट तो यहाँ पे इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है वो देखिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो उस रेस्ट पोजीशन को हम स्टेट ऑफ रेस्ट कहेंगे। अगर कोई बॉडी मोशन में है विथ यूनिफॉर्म स्पीड तो उस बॉडी को हम स्टेट ऑफ मोशन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये जो भी ऑब्जेक्ट है ब्लॉक ये टेबल के सरफेस के ऊपर हमने रख दिया। ओके, इट इज इन अ रेस्ट पोजीशन। ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पोजीशन पे है सर, इट इज इन अ रेस्ट पोजीशन। तो इस स्टेट को हम कहेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट। वो रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, क्या वो ब्लॉक खुद के आगे जाएगा? क्या नहीं, उसके ऊपर हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसका स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लाने के लिए। जब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आएगा। वो खुदों के स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं होगा। ओके, तो वही इस लॉ का कहना है। सेकंड एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट
ऑलरेडी मोशन में है, मान के चलिए कि इस बॉल को हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया, तो इसका मोशन कुछ इस तरीके का होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मान के चलिए कि उसको इनिशियल वेलोसिटी मिल चुका है, इट्स अ 2 मीटर पर सेकंड, इतनी इनिशियल वेलोसिटी उसको मिल चुका है, तो वो उतनी ही वेलोसिटी से आगे जाते रहेगा। ओके, प्रोवाइडेड अगर वहां पे बॉल और टेबल के बीच में जो भी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है वो फ्रिक्शन अगर नहीं है, तो अगर वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होते हैं, तो उस बॉल को जो भी इनिशियल वेलोसिटी मिल चुका है, तो उस इनिशियल वेलोसिटी के कारण वो बॉल मोशन में है, वो उसी मोशन में रहेगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड। और इस स्टेट को हम कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे था, स्टेट ऑफ रेस्ट, यहाँ पे उसको एक इनिशियल वेलोसिटी मिल चुकी है किसी कारणवश, तो वो उतने ही वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ओके, अगर वहां पे फ्रिक्शन हम जीरो अज्यूम करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को जीरो कंसीडर करते हैं, तो डेफिनेटली उस बॉल की वेलोसिटी उतना ही रहेगा और वो उतने ही वेलोसिटी से मोशन में कंटिन्यू रहेगा जब तक हम उसको कुछ अपोजिशन डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अगर किसी बॉल को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके उसको मूव करवाते हैं, तो कुछ देर बाद वो रुक जाता है। वो किसकी वजह से रुक रहा है सर? वो फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा, वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से रुकेगा, क्योंकि इस सरफेस स्टेबल सरफेस और इस बॉल के बीच में ओके एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है और उस फ्रिक्शन के कारण उस बॉल की जो भी वेलोसिटी है वो कम कम होती जाएगी और फाइनली वो बॉल रुक जाता है। यानी स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में वो आ जाएगा, किसके वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। ओके, तो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शन कर रहा है और एयर रेजिस्टेंस कर रहा है। अगर हम स्पेस स्टेशन में होते, मान के चलिए अगर हम स्पेस स्टेशन में होते, तो कुछ सिचुएशन ऐसा होता है, ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन को एक इनिशियल वेलोसिटी मिल चुका है और वो कंटिन्यू रहेगा उसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ। ओके, सो इस वीडियो को आप देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, उसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व कीजिएगा। अब ऐसा यहां पे क्यों हो रहा है सर? ऐसा यहां पे इसलिए हो रहा है कि वहां पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन स्पेस स्टेशन वो जीरो है। इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे जीरो एक्ट हो रहा है। जीरो एक्ट होने के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कोई वेलोसिटी मिल जाता है, तो उतने वेलोसिटी से वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज एन स्टेट ऑफ मोशन। ओके, जब तक इस पर्सन को यहां पे रोका नहीं जाएगा, वो तब तक मोशन में ही रहेगा। नो डाउट स्पेस स्टेशन में एयर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ मैटर करेगा। वहां पे एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर वहां पे क्रिएट किया है, एयर क्रिएट किया गया है, उस एयर के कारण वहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ओके, लेकिन इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो होने के कारण वहां पे हमें दिखता है कि उसका मोशन यूनिफॉर्म है। अगर मैं स्टेशन में हूं, मैं अगर स्पेस स्टेशन में हूं, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ देता हूं, ओके, तो डेफिनेटली वो वैसे ही रहेगा स्टेट ऑफ रेस्ट में। अगर कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके इसको अगर मैं छोड़ देता हूं इनिशियल वेलोसिटी देके, तो इट कंटिन्यू इट्स मोशन, क्योंकि वहां पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है, उसके कारण वो मोशन में रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होगा। यही कहना फर्स्ट लॉ का है। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहेगा। ओके, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है, तो वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो ये था फर्स्ट लॉ। ओके, अब इस फर्स्ट लॉ के बेसिस पे हम यहाँ पे इनर्शिया को डिफाइन करने वाले हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ओके, तो यहां पे देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया एंड इज हाई राइटली कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स है वो देखेंगे, लेकिन इनर्शिया क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो
खुदों के स्टेट ऑफ मोशन में नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। तो उस स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में न आना मीन्स उसकी जो भी इनएबिलिटी है, ओके, द इनएबिलिटी ऑफ दैट ब्लॉक which cannot change itself state of rest to state of motion, that inability is called as an inertia। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। ओके, तो यहाँ पे इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं और इनर्शिया के 3 टाइप्स है वो हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ देयर। द फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको भी हम पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहना चाहेगा, ओके, तो वो चेंज नहीं होगा उसका स्टेट खुद होके। सो दैट इज कॉल्ड एज एन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको हम एग्जांपल के तौर पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट को डिफाइन करेंगे। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ its state of rest. This means a body at rest remains at rest and cannot start moving by its own। खुदों की वो तो मूव नहीं करेगा। तो ये जो भी प्रॉपर्टी है, ओके, इट इज कॉल्ड एज एन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहना चाहता है, ओके, तो उसकी जो भी इनएबिलिटी है उसका स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की, तो दैट इज कॉल्ड एज एन इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है इसको समझने के लिए और कुछ एक्टिविटीज भी है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद एक्टिविटीज। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग फ्रीली इन बस। बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा। थ्रो बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट सडनली। जब बस सडनली स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है। ओके, पहले पर्सन जो भी था वो स्ट्रेट था। अब जब वो स्ट्रेट में है, स्ट्रेट कंडीशन में है, ऐसे खड़ा है वो पर्सन। ओके, अब मान के चलिए अगर वो स्ट्रेट में है यानी रेस्ट पोजीशन पे है वो पर्सन, तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, जैसे ही बस आगे जाएगा, ओके, जैसे ये बस आगे जाएगा सडनली, ओके, कलर चेंज करना है, हाँ, जैसे ये बस आगे जाएगा उस वक्त क्या हो रहा है, देखिए सर, ये पर्सन जो भी है ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, बस आगे जा रहा है, सडनली आगे जाना चाहता है बस, तो उस वक्त क्या हो रहा है, जो अपर पार्ट है इस व्यक्ति का, सो इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, लेकिन लोअर पार्ट जो भी है इट इज कनेक्टेड या कॉन्टेक्टेड विद द सरफेस ऑफ द बस। तो वहां पे अगर फ्रिक्शन है पैरों के बीच में और सरफेस, बस के जो भी सरफेस है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन अगर क्रिएट हो रहा है, तो ये बस जो भी है ये आगे जाना चाहता है, ये बस आगे जाना चाहता है, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दैट पर्सन को आगे लेके जाना चाहता है ड्यू टू द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो पर्सन स्ट्रेट रहता और सीधा चला जाता पीछे स्ट्रेट रह के, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो रहा है, ये लोअर पार्ट जो भी है ये आगे जाना चाहता है और अपर पार्ट जो भी है इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इसलिए यहाँ पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा ऑटोमेटिकली और वो गिर जाता है। ये आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग फ्रीली इन बस थ्रू बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्टेड सडनली, बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। When a horse starts suddenly, the rider tends to fall backward on the account of the inertia of rest of upper part of the body. Okay, जो भी हमने बस के लिए एग्जांपल लिया वही हॉर्स के लिए भी एग्जांपल है। नेक्स्ट वन, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करके देखेंगे टू डेमोन्स्ट्रेट द
इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट दिस कॉइन। इस कॉइन को आपको इमेजिन करना है, ये जो भी कॉइन है इट इज इन अ रेस्ट पोजिशन। ओके, ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हो। आपको क्या करना है, एक कॉइन लेना है, कॉइन को एक कार्डबोर्ड के ऊपर रखना है। ओके, बहुत बार ये देखा भी होगा आपने, इसके ऊपर शॉर्ट्स देखे होंगे या किया भी होगा। तो इस कार्डबोर्ड को हमें सडनली एक फोर्स अप्लाई करना है। अगर इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे, ओके, हाथों से, तो ये कार्डबोर्ड इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। लेकिन ये जो भी कॉइन है ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे था, तो ये सडनली नीचे गिर जाता है। प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे भी इस कॉइन में और इस कार्डबोर्ड में ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है दोनों के बीच में तो ये कॉइन इस कार्डबोर्ड के साथ इस साइड आ जाएगा। अगर फ्रिक्शन बहुत कम है, फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, अगर बहुत कम है तो जैसे आप इस कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो कार्डबोर्ड हट जाएगा यहाँ पे, और वो जो भी कॉइन है वो पानी में गिर जाएगा ग्लास के अंदर। तो ये आप करके देख सकते हो। सेकंड एक्टिविटी या सेकंड जो भी एग्जांपल है बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस वन, ये भी आप घर पे करके देख सकते हो। अब मान के चलिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक कंसिडर कर रहे हैं। मान के चलिए इस ब्लॉक का मास है 2 kg, 2 kg का एक ब्लॉक हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, हमने एक ही स्ट्रिंग लिया है और उसके दो टुकड़े कर दिए, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी। तो स्ट्रिंग ए जो भी है ये रिजिड सपोर्ट को एक एंड उसका कनेक्टेड है, और दूसरा एंड जो भी है उस स्ट्रिंग ए का इस मास को हमने अटैच कर दिया। और उसी स्ट्रिंग का दूसरा पार्ट जो भी बी पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं उसका एक एंड इस मास को अटैच कर दिया और दूसरा एंड यहाँ पे फ्री कर दिया हमने। ओके, अब सर यहाँ पे इनिशियल कंडीशन पे हमने कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो भी स्ट्रिंग ए है इसके अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस हो चुका है। टेंशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है सर, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो भी है इस ब्लॉक को कनेक्टेड है और इस ब्लॉक का मास कितना है 2 kg है। तो यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस स्ट्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, और उस टेंशन की वैल्यू कितना होना चाहिए सर, 20 न्यूटन। क्योंकि इस ब्लॉक का मास 2 kg होने के कारण इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, नीचे 20 न्यूटन एक्ट हो रहा है। अगर हम जी की वैल्यू 10 कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, तो ऑलरेडी इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो चुका है, कितना सर, 20 न्यूटन। लेकिन हम जब बात करते हैं बी स्ट्रिंग की, इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये फ्री है। ओके, इसमें टेंशन 0 प्रोड्यूस हो चुका है। ओके, अब अगर मैं यहां पे स्लोली स्लोली इस स्ट्रिंग के ऊपर, बी स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करना चालू कर दूंगा, तो अगर स्लोली फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर पहले हमने 10 न्यूटन अप्लाई किया, मान के चलिए 10 न्यूटन, स्टेडिली फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे, जब 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन जो भी प्रोड्यूस होगा इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर आप स्लोली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो 10 न्यूटन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो ऊपर के स्ट्रिंग में कितना टोटल फोर्स प्रोड्यूस होगा, टेंशन प्रोड्यूस होना चाहिए 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 न्यूटन प्रोड्यूस होना चाहिए। यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होना चाहिए सर, 30 न्यूटन प्रोड्यूस होगा। अगर मैं यहाँ पे स्लोली 10 न्यूटन के बाद 12 न्यूटन, 14 न्यूटन, 16 न्यूटन ऐसे बढ़ाते गया, अगर यहाँ पे मैं 20 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एक इंस्टेंट पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 20 प्लस 20 40 न्यूटन अप्लाई होना चाहिए। ओके, 40 न्यूटन अप्लाई होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे कॉन्स्टेंटली फोर्स यहाँ पे बढ़ाते गए, इस स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ाते गए, तो ऑटोमेटिकली इससे ज्यादा स्ट्रिंग एंड बी में से ज्यादा टेंशन इस स्ट्रिंग ए में प्रोड्यूस होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा, मान के चलिए कि यहाँ पे हमने 100 न्यूटन इतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया विद हेल्प ऑफ हैंड, तो यहाँ पे 120 न्यूटन इतना फोर्स टेंशन प्रोड्यूस होगा। ओके, तो अब अगर हम ऐसे करते गए तो कौन सा स्ट्रिंग ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग की मैक्सिमम टेंशन को ये करने की होती है। ओके, यानी कोई भी स्ट्रिंग जो भी है मैक्सिमम टेंशन जो भी सहन कर सकता है वो, ओके, बेयर कर सकता है, तो एक लिमिट होती है। तो एक लिमिट के बाद, ओके, तो हम यहाँ पे इस मेथड से अगर देख रहे हैं तो दोनों स्ट्रिंग में अगर टेंशन की वैल्यू
देखते हैं तो टेंशन इन अ स्ट्रिंग ए ज्यादा होगा और टेंशन इन अ स्ट्रिंग बी कम होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसके मास की वजह से टेंशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक बेयरिंग कैपेसिटी जो भी है स्ट्रिंग की, दोनों की सेम है। तो उस लिमिट को अगर क्रॉस करते हैं तो इस सिचुएशन में स्ट्रिंग ए जो भी है ये ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रिंग बी जो भी है वो एज इट इज रहेगा। सिर्फ कौन सा स्ट्रिंग ब्रेक होना चाहिए सर? ए स्ट्रिंग ब्रेक होना चाहिए। ओके, ये था फर्स्ट मेथड। अब यहां पे अगर हम सेम कंसिडर कर रहे हैं, मान के चलिए कि सेम मेथड है, यहाँ पे 20 न्यूटन इतना फोर्स टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है इस स्ट्रिंग में ड्यू टू द मास। अगर आपने सडनली सडनली अगर यहाँ पे 200 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर दिया, तो जब आप सडनली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ दिस वन, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक जो भी आप सडन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस स्ट्रिंग में, तो वो टेंशन जो भी है यानी वो जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका इफेक्ट स्ट्रिंग ए में आने के लिए बहुत वक्त लगता है। इट विल टेक सम टाइम। अगर आप सडनली फोर्स अप्लाई करते हो यहाँ पे तो डेफिनेटली जो भी आप हायर फोर्स अप्लाई कर रहे हो सडनली, तो वो इस स्ट्रिंग तक नहीं पहुंचेगा, तो ये स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। आप ये जादू आपके कलीग्स को दिखा सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको दो स्ट्रिंग लेना है और उनको पूछना है, और ये अरेंजमेंट करके आप उनको पूछना है कि स्ट्रिंग ए ब्रेक होगा कि स्ट्रिंग बी ब्रेक होगा। ओके, अगर वो तुम्हारे कलीग्स कहते हैं कि स्ट्रिंग ए ब्रेक होगा, क्योंकि उसको थोड़ा फिजिक्स आता है, उसको लगता है कि इसके मास की वजह से इसमें ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग ए प्रोड्यूस होता है, सॉरी स्ट्रिंग ए ब्रेक होता है ऐसा अगर उनका कहना है, तो आपको यहाँ पे सडन फोर्स अप्लाई कर देना है, तो स्ट्रिंग बी ब्रेक हो जाएगा। अगर आपके कलीग्स सेकंड टाइम ये कहते हैं कि अब उनको डबल से पूछना है आपको सेम अरेंजमेंट करके कि अब बताओ स्ट्रिंग बी ब्रेक होगा कि ए ब्रेक होगा, अब उनका आंसर आएगा स्ट्रिंग बी ब्रेक होगा। तो आपको यहाँ पे स्टेडीली फोर्स को बढ़ाते जाना है, तो ऑटोमेटिकली इसका इनर्शिया वहां पे होने के बावजूद भी यहाँ पे टेंशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा अगर आप स्लोली अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो ये स्ट्रिंग ए ब्रेक होगा। अरे आपके कलीग्स के जो भी आंसर होंगे उनके अपोजिट आप यहाँ पे रिजल्ट दे सकते हो। और ये किसकी वजह से हो रहा है? इट इज ओनली ड्यू टू द इनर्शिया। जब भी आप सडन फोर्स अप्लाई करते हो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ दिस ब्लॉक, वो फोर्स यहां तक नहीं पहुंचता, यहाँ पे टेंशन ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, तो ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट एक्टिविटी यू कैन डू योर सेल्फ। ओके, आप खुद होके दोनों एक्टिविटीज कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ इनर्शिया ऑफ मोशन। It is the inability of a body to change by itself its state of uniform motion. That is, a body in uniform motion can neither accelerate nor retard by its own. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे उस पर्सन को आपने देखा था स्पेस स्टेशन में, ओके, उसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा, न तो उसकी स्पीड बढ़ेगी न तो उसका स्पीड कम होगा, प्रोवाइडेड दैट अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो। नाइदर इट एक्सेलरेट नाइदर इट रिटार्ड, ओके, बाय इट्स ओन। सो ये जो भी प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड एज एन इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके भी एग्जांपल लेंगे। व्हेन बस स्टॉप सडनली, यानी पहले केस के ऑपोजिट, when bus stop suddenly a passenger sitting inside tends to fall forward, यानी वो आगे जाएंगे, अगर सडनली स्टॉप होता है तो आगे जाएंगे। ओके, सेकंड, a person jumping out of a moving train may fall forward। अगर स्पीड ज्यादा है, बहुत बार हमने देखा है मूवीज में या बहुत बार हमने शॉर्ट्स में भी देखा है कि जब भी कोई जंप करता है, ट्रेन से हो या बस से हो, तो उस बस की वेलोसिटी या ट्रेन की वेलोसिटी उस व्यक्ति को मिल चुका है, लेकिन जैसे वो जंप करता है क्या होता है, ग्राउंड पे रेस्ट पोजीशन पे है, उसको एक इनर्शिया मिल चुका है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो उसकी वजह से जैसे वो जंप कर रहा है तो नीचे जैसे जंप करेगा तो फुट सडनली रेस्ट पे आ जाएंगे, लेकिन अपर पार्ट सडनली स्टेट ऑफ मोशन में था, तो वो फॉरवर्ड आगे के डायरेक्शन में गिरते हैं। एन एथलेट runs runs a certain distance before taking a long jump। आपने बहुत बार देखा है
This is because the velocity acquired by running is added to the velocity of athlete at the time of jump. Hence, he can jump over a longer distance. यानी जब भी कोई लॉन्ग जंप करना होता है तो हम बहुत दूर से भागते आते हैं, क्योंकि उस भागने की वजह से इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हमें एक इनर्शिया बॉडी को मिल चुका है, उसके वजह से हम बहुत ज्यादा लॉन्ग जंप कर सकते हैं। ओके, अगर वही के वही जंप करते हैं तो आपका जंप बहुत कम रहेगा। अगर आप बहुत दूर से भाग के आ रहे हो और जंप करते हो तो आपका जंप ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब आप भाग के आ रहे हो दूर से तो आपको एक इनर्शिया ऑफ मोशन मिल चुका है, उसके कारण ओके आपका जंप लॉन्ग होगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। Next one, inertia of direction. This is the last point. It is the inability of a body to change by itself its direction of motion. बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा उस एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन में, जब वो मोशन में थे तो स्ट्रेट लाइन जा रहे थे। ओके, वो ऐसे टर्न नहीं हो सकते, खुदों के टर्न नहीं हो सकते। टर्न करने के लिए हमें उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही होगा। इट्स अ इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ इसी बॉल का, विच इज मूविंग ऑन अ सरफेस ऑफ द टेबल। अगर टेबल टोटली फ्लैट है, अगर फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर इसका मोशन होता है तो डेफिनेटली ये जो भी है ऑब्जेक्ट ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। वो उसका पाथ चेंज नहीं करेगा खुद होके। अगर पाथ चेंज करना है तो यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं हम। व्हेन अ स्टोन टाइड to one end of string is whirled, and if the string breaks suddenly, the stone flies off along the tangent to the circle. Okay, उसको एक एग्जांपल के साथ देखेंगे हम। नेक्स्ट वन, when a car goes around a curve suddenly, अगर जहाँ पे टर्न आता है सर, वहां पे आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कार में या बस में। when a car goes around a curve suddenly, the passenger sitting inside is thrown आउटवर्ड। तो अगर ऐसा टर्न हो रहा है तो ये इस साइड थोड़ा टिल्ट होता है, जो भी पर्सन है कार में बैठे हुए। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि कार को टर्न करवाने के लिए हम स्टीयरिंग का यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से उसको प्रॉपर फोर्स मिल रहा है, इसलिए वो टर्न हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति बैठे हैं उस कार में, उनको स्टेट ऑफ मोशन मिल चुका है, वो यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जब कार टर्न हो रहा है तो वो खुद ऐसे महसूस करते हैं कि वो थोड़ा टिल्ट हो रहा है इससे। ओके, ये होता है, ये दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द रोटेटिंग व्हील ऑफ एनी व्हीकल, आपने देखा होगा बारिश की सीजन है, थ्रो आउट मड इफ एनी टेंजेंशियली ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट इसका एग्जांपल हम देखते हैं। अगर यहाँ पे किसी स्ट्रिंग को हमने स्टोन यहाँ पे अटैच कर दिया और उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, अगर सडनली ब्रेक होता है, सॉरी स्ट्रिंग अगर सडनली ब्रेक होता है, जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त इसका जो भी मोशन रहेगा सर, ओके, ये सर्कुलर मोशन करते आया तो यहां से वो स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली चला जाएगा। तो ये भी बहुत बार हमने देखा है। सो दिस इज अबाउट द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है सर? अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो भी स्टोन है, इट इज कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग और उसको हम सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं। अब सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हर इंस्टेंट पे, ये ध्यान से सुनिएगा, हर इंस्टेंट पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी उस स्टोन के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, एक फोर्स एक्ट हो रहा है विच प्रोवाइड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, उस टेंशन की वजह से उसको हमेशा एक टेंजेंशियली एक अलॉन्ग रेडियस एक फोर्स मिल रहा है और उस फोर्स के कारण इट मेक्स अ पाथ ऑफ सर्कल। ओके, वो सर्कुलर पाथ वहां पे बना रहा है। सिर्फ जब तक उस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है और उस टेंशन की वजह से उस स्टोन के ऊपर एक कंटिन्यूसली हर इंस्टेंट पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हर इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन।
देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही ये स्ट्रिंग ब्रेक होगा तो इसका पाथ जो भी बनेगा इट इज अ टेंजेंशियल ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन ही जाना चाहता है, ओके अगर उसका पाथ आपको चेंज करना है तो यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। तो ये था सर डिस्कशन अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बहुत सिंपल है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है तो हमेशा स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहेगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लाना है तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना है तो भी आपको फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। बहुत ही सिंपल लॉ है। इस लॉ के ऊपर जो भी एमसीक्यूज है नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।